हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने इकोनॉमिक्स के जर्नी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है और वो है रिटर्न्स टू स्केल इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़, जो हमारे FY BCom का बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों, ये प्रोडक्शन फंक्शन का सेकेंड पार्ट भी माना जाता है। हमने प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो स्टार्ट किया कि किस तरह से आइसोकॉन्ट या प्रोडक्शन का जो है वो डिराइव्ड होता है, किस तरह का प्रोड्यूसर जो है या फर्म जो है वो डिसाइड करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, दैट इज़ लेबर और कैपिटल के बीच में किस तरह से कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, वो हमने देखा। अच्छा, फिर हमने देखा आइसोकॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो हमने देखा। आइसोकॉन्ट के टाइप्स क्या हैं, वो हमने डिस्कस किया। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम लेवल यानी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वो कैसे होता है। फिर हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम बढ़े, जिसमें हमने देखा रिज लाइंस, किस तरह से एक रैशनल जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, वो डिसीजन लेता है कि मुझे किस एरिया में प्रोड्यूस करना है जहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छा, वो उसने डिसाइड किया। इसके लिए उसने कॉस्ट लाइन का सहारा लिया। तो ये हमने सब प्रोडक्शन फंक्शन में हमने डिस्कस किया। हमने प्रोडक्शन फंक्शन में फिर एक और स्टेप आगे आए हैं, उसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से शॉर्ट रन पीरियड में जो प्रोडक्शन फंक्शन है जो दो लेवल पे काम करता है, उसमें हमने देखा फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा रहता है वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन है वो प्रोड्यूसर को, फर्म को हेल्प करता है टू टेक द डिसीजन इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में ही कैन एडजस्ट द सप्लाई बाय इंक्रीजिंग सम फैक्टर्स, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स तो फिक्स्ड हैं, वो शॉर्ट पीरियड में वो इंक्रीज नहीं कर सकता है, उसकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकता है। तो सपोज डिमांड बढ़ गई तो हाउ ही विल एडजस्ट, तो वो एडजस्ट कर सकता है आइदर बाय इंक्रीजिंग द रॉ मटेरियल या लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉय कर सकता है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा बच्चों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो शॉर्ट पीरियड में यूज़फुल होता है। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट, और वो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। जब हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, तो ये हमारे लॉन्ग पीरियड का प्रोडक्शन फंक्शन है बच्चों, जो आज हम सीखेंगे बहुत सिंपल अंदाज में। यस यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है लॉन्ग रन का बिहेवियर कैसे दिखाता है। हर प्रोड्यूसर का एक ड्रीम होता है कि अपने प्रोडक्शन लेवल को, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, और वो धीरे 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 अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, धीरे धीरे मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करता है, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो वो जो लॉन्ग रन बिहेवियर है प्रोडक्शन फंक्शन का, उसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। ईजी है। शॉर्ट पीरियड है तो वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉन्ग पीरियड है बच्चों तो वो है रिटर्न टू स्केल। क्योंकि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का मेन काम क्या रहता है, फंक्शनल प्रोसेस दिखाता है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। हम इनपुट कितना लेते हैं, आउटपुट कितना रिजल्टिंग हमें मिलता है, किस तरह से हम इकोनॉमी में डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो अब लॉन्ग पीरियड की जब हम बात करते हैं तो ऑल द फैक्टर्स इन द लॉन्ग पीरियड विल बिकम वेरिएबल, क्योंकि प्रोड्यूसर इसमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एज पर द डिमांड ऑफ इकोनॉमी बढ़ा सकता है। इसके लिए लॉन्ग टर्म में जब हम किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, उसका बिहेवियर एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न टू स्केल। यानी जैसा जैसे हम स्केल बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो हमारे कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हम हर एक डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। प्लस कभी कभी इसमें क्वेश्चन वो ऐड भी करता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्योंकि हमारा जो स्केल है, जब हम चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्शन स्केल चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी हम बदल रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। जब हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो अगर कॉस्ट कम हो रही है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अगर कॉस्ट सेम आ रही है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।
तो बस यही रिटर्न टू स्केल जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले शुरू में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो वो हम बताते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हमें क्या दिखाता है, स्टडी ऑफ आउटपुट, यानी हमें कितना आउटपुट मिलेगा, यानी उसे हम रिटर्न्स भी कहते हैं बच्चों। स्टडी ऑफ आउटपुट और रिटर्न्स किसके साथ, टू चेंजेस इन द इनपुट। हम जब इनपुट चेंज करते हैं आउटपुट में कितना चेंज आता है, कितना बदलाव आता है ड्यूरिंग द लॉन्ग रन, स्पेशली लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज द स्टडी ऑफ आउटपुट टू द चेंजेस इन द इनपुट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड। ये लॉन्ग पीरियड में वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट पीरियड। जब हम रिटर्न टू स्केल करते हैं तो वो लॉन्ग पीरियड। ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑल द फैक्टर्स विल बिकम वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उन्होंने फिर से अजम्पशन लिया है और वो अजम्पशन फिर से सिंपल है। नंबर 1, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को हमेशा ये फर्स्ट उन्हें ये रिक्वायरमेंट रहती थी कि हम जब भी किसी थियरी को एनालाइज करें, स्टडी करें, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करें, तो देयर मस्ट बी परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट हो, चाहे वो फैक्टर मार्केट हो, तो परफेक्ट कंपटीशन शुड बी देयर। सेकंड जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की, तो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम प्रोडक्शन को मेजर करेंगे। थर्ड था ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सब फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल रहेंगे क्योंकि लॉन्ग पीरियड है बच्चों, तो ऑल फैक्टर्स जो हैं वो वेरी हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसमें जो प्रोड्यूसर है एज पर द डिमांड ही कैन एक्सपांड और ही कैन कॉन्ट्रैक्ट द क्वांटिटी, वो कम कर सकता है या ज़्यादातर तो वो एक्सपांड ही करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी की डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी कंपटीशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी। लेकिन एंटरप्राइज यानी इंटायर जो एंटरप्राइजेज रहेगा वो फिक्स्ड, लेकिन जो फैक्टर्स रहेंगे इट विल बी वेरिएबल। लास्ट टेक्नोलॉजी विल यानी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई भी बदलाव चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन इज देयर। तो ये है अजम्पशन। अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल। जब हम टाइप्स में करते हैं बच्चों तो वो 3 टाइप्स हैं। एक रहता है इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा रहता है कांस्टेंट रिटर्न, तीसरा रहता है डिमिनिशिंग यानी आपका लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। अब इसको समझने के लिए हम एक सिंपल, पहले तो मैं एक सिंपल, क्योंकि डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम इसका सिंपल जो है वो हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। आपको याद होगा बच्चों, आपने 12th में पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते थे तो उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम एक फार्मूला करते थे, याद है? हम लोग करते थे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद आया बच्चों? चेंज इन प्राइस, ये कौन सा इलास्टिसिटी था? ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये करते थे। यानी कितना परसेंटेज आपके क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है और कितना प्राइस, इसके रिलेशंस को जब हम ऑब्जर्व करते थे तो हमने देखा था परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है या रिलेटिवली इनइलास्टिक है, ऐसे करके हमने जज किया था। यहाँ पर भी रिटर्न्स टू स्केल में हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? यहाँ पे हम प्रोडक्शन फंक्शन का कोएफिशिएंट यानी पीएफसी, मैं एक सिंपल आपको दे रही हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन का हम कोएफिशिएंट यानी हम उसका जो कंपैरिजन है, रेशो है, वो देखते हैं। वहाँ पे हम क्या देखते हैं? परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, आपके आउटपुट में कितना परसेंटेज चेंज हुआ डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनपुट, आपके इनपुट्स में कितना चेंज हुआ। ओके बच्चा, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट और परसेंटेज चेंज इन इनपुट, जब ये हम लोग परसेंटेज चेंज को हम कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे, उनका स्टडी करेंगे बिहेवियर, तो यू विल सी दैट ऑल द डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल यू विल फाइंड इट। जैसे पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब हम फर्स्ट कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? रिटर्न बढ़ रहा है यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी कॉस्ट कम हो रही। ये कब होता है? सपोज आपने जो इनपुट का परसेंटेज है वो कितना बढ़ाया, वो सपोज आपने बढ़ा दिया 10%, आपने इनपुट को बढ़ाया 10%, लेकिन आपका जो आउटपुट बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ा, वो बढ़ा बाय 20%। ओके,
यानी 20% इंक्रीज इन आउटपुट, लेकिन आपका इनपुट कितना बड़ा बचा, 10%। जब हम 20/10 देखते हैं तो इट इज़ 2, यानी ग्रेटर देन 1, हमें ये मिलता है। यानी यहाँ पे आपका जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन का कोएफिशिएंट है इट इज़ ग्रेटर देन 1 है, यानी इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, अगर मैं 10% अपने इनपुट्स में बढ़ाती हूँ, उनकी क्वांटिटी बढ़ाती हूँ, तो मेरा जो कन्वर्टिंग रिजल्टिंग आउटपुट है वो 20% अगर बढ़ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ओके बच्चों, अब देखो आपका डेफिनेशन क्या कहता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का, व्हेन अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन द इनपुट, अगर मैं अपने इनपुट में कुछ परसेंटेज बढ़ा रही हूँ, व्हेन अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज कर रही हूँ इन इनपुट, इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ आउटपुट, वो आपके आउटपुट की परसेंटेज को भी बढ़ा रहा है। आपका इनपुट बढ़ा 10%, लेकिन आपके आउटपुट के परसेंटेज में बढ़ा 20%, ज़्यादा बदलाव आया। When a given percentage of increase in input leads to more percentage of output, यानी increase in the percentage of output, it is called increasing return to scale। उसे हम increasing return to scale कहते हैं। बच्चों ये क्यों दिखाई देता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके मेन रीजंस ये हैं कि आपके उस फर्म में, आपके उस फैक्ट्री में, आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन ऑफ इनपुट होगा, यानी आपका जो लेबर है वो उस पर्टिकुलर इनपुट को बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से वो रॉ मटेरियल को परचेज कर रहा है, तो स्पेशलाइजेशन इन इनपुट, वो इनपुट में काफ़ी अच्छा जो है वो अरेंज करने में उसका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो स्पेशलाइजेशन इन इनपुट। प्लस आपकी इकोनॉमी में इफेक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर, यानी आपने प्रॉपर पर्सन हैव बीन अपॉइंटेड एट प्रॉपर प्लेस एट प्रॉपर टाइम, आपने सही जगह पे, अगर एडवर्टाइजमेंट का पर्सन एक जो है वो एक्सपर्ट है, आपने उसको एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में लगा दिया, जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगा दिया, जो सेल्स मैनेजर है उसको सेल्स जगह, जिसका जो पोटेंशियल है, जिसका जो पावर है, जिसका जो एक्सपर्टीज़ है, आपने उसको प्रॉपर जो वर्क है वो अलॉट किया है, तो आप उस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आउटकम आपको तो ज़्यादा मिलेगा। तो स्पेशलाइजेशन आपको मिला, प्लस आपका डिवीजन ऑफ लेबर आपको मिला, तो आपका तो आउटपुट बढ़ेगा। प्लस हमें कभी कभी दिखाई देता है इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। इंटरनल बेनिफिट, आपकी मशीनरी बहुत अच्छी है, आपका लेबर बहुत अच्छा है, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है, फंड्स को जो आपने रेज किया है वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है, तो ये सब इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, हम ये सब करने वाले हैं थर्ड पार्ट में, इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, तो वो बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, इसकी वजह से भी कॉस्ट कम हो रही है, या बेटर टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, या यूज़ कर रहे हो मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, यानी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन कॉस्ट कम है, तो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, या आपका इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स है, ये भी सब आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो ड्यू टू ऑल दिस रीजन्स हमें क्या दिखाई दे रहा है, वी आर इंक्रीजिंग द इनपुट बाय 10%, लेकिन हमारा आउटकम कितना बड़ा बच्चों, 20%। जब ऐसा रिजल्ट हमें दिखाई देता है तो हमारा डायग्राम किस लेवल पे रहता है ये भी देख लो बच्चों। अब देखो, जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन में देखा, काफ़ी सिंपली हम डायग्राम्स को फॉलो करते हैं। जब हम वाई एक्सिस दिखाते हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैपिटल यानी के, और यहाँ यूज़ कर रहे हैं लेबर और इसको हम कहते हैं एल। ओके, अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक्सपांशन पाथ, जो नियरली मैं 45 के एंगल से ले रही हूँ, ओ ई, दैट इज़ एक्सपांशन पाथ, यानी आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, स्केल है, जो एज पर डिमांड विल गो ऑन इंक्रीजिंग। हमने देखा था जितना आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा उतना आइसोकॉन्ट आगे जाएगा, उसका कॉस्ट आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके कॉस्ट लाइन और आपका प्रोडक्शन का उस पर टेंजेंट लेवल पे रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम लेवल पे रहेगा। तो जब हम एक्सपांशन पाथ की बात करते हैं बच्चों, तो इस एक्सपांशन पाथ में तीनों जो आपके रिटर्न टू स्केल है वो दिखाई देते हैं कि आपका जो फर्म है जब प्रोडक्शन कैपेसिटी को धीरे 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 करके बढ़ाता गया तो उसने कैसे अपनी कॉस्ट को मैनेज किया और किस तरह से उसको तीनों फेजेस
जो रिटर्न टू स्केल है वो फेस हुआ, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिला, फिर कांस्टेंट मिला, फिर उसको डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिला। तो ये सब उसके लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी एक्सपांशन पाथ पे हमें प्रोडक्शन कर्व दिखाते हैं। अब स्पेशली जब मैं दिखा रही हूँ फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अब इस इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पे हम दिखाते हैं ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है और इस पे जो आपका कॉस्ट लाइन है वो उस पर जो है वो टेंजेंट के फॉर्म में रहेगा, लेकिन हम कॉस्ट लाइन नहीं दिखाते, हम क्या दिखाते हैं, आइसोकॉन्ट प्रोडक्शन कर्व। वो प्रोडक्शन कर्व जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा इट विल गो अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल बहुत सिंपल लेने वाले, जैसे मैंने इसका एल का फॉर्मेट लिया, एक्स एक्सिस पे लेबर दिखाया, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया बच्चों, कैपिटल। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इनपुट को बढ़ाया 10%, लेकिन मेरा आउटकम हुआ 20%। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न है जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इसमें हम दिखा रहे हैं कि सपोज हमारा फर्स्ट लेवल पे जैसे हमने फर्स्ट 100 यूनिट्स ऑफ जो आउटकम है वो हमने जब प्रोड्यूस किया, तो सपोज ये ए लेवल है और इस लेवल पे मेरा आइसोकॉन्ट जो है IQ 100 यूनिट्स, मैंने 100 यूनिट्स बनाए तो यहाँ पे मुझे मिला ए। ओके, इस लेवल पे मेरा यानी कॉस्ट कितना हो गया, OA। ये कॉस्ट लाइन ऐसे हमारा ड्रॉ होगा, लेकिन वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आइसोकॉन्ट यानी प्रोडक्शन कर्व दिखा, यानी मेरा 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मेरी कॉस्ट कितनी है बच्चों, OA। फिर जैसे डिमांड बढ़ा, प्रोड्यूसर ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई, लेकिन वो जो आपका कॉस्ट था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया, यानी नेक्स्ट 100 यूनिट जब उसने प्रोड्यूस किए तो जो आइसोकॉन्ट था वो इस लेवल पे गया, IQ 200। ये पॉइंट हमें मिला B। ओके, अब देखो ये जो आपका गैप है ये रिड्यूस हो गया, ये गैप और ये गैप देखो ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा कम हो गया, यानी कॉस्ट जो नेक्स्ट हमने 100 यूनिट्स बनाए वो रिड्यूस हो गए। यानी हमें क्या दिखाई दिया कि जो कॉस्ट है, यानी हम दिखा रहे हैं OA ये ग्रेटर देन, पहले 100 यूनिट के लिए कॉस्ट बढ़ी, लेकिन जैसे ही 2 यूनिट हमने 100 यूनिट्स और बनाए तो कॉस्ट कम हो गई, यानी AB ये कॉस्ट कम हो गई। फिर प्रोड्यूसर के पास और डिमांड आया, उसने और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई, तो उस लेवल पे उसने क्या देखा, यहाँ पे और कॉस्ट यानी IQ 300, ये टोटल उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ बढ़ाई, ये आया C। तो देखो और उसका जो कॉस्ट लाइन था और रिड्यूस हो गया, ये देखो ये कॉस्ट लाइन का आप देख रहे हो कॉस्ट रिड्यूस होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो रही है, कम हो रही, यानी प्रॉफिट ज़्यादा। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट आया OA, फिर हमने 200 यूनिट प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट नेक्स्ट 100 के लिए कितना आया, सिर्फ AB वो उतना आया। फिर नेक्स्ट 100 यूनिट उसने प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट और रिड्यूस हो गई BC। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे AB, उससे भी कॉस्ट कम हो गई BC। ये हमें दिखाई कहाँ देता है, ये है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये इंक्रीजिंग रिटर्न है बच्चों। ये हमें कहाँ मिला, फर्स्ट स्टेज पे, जब प्रोड्यूसर लॉन्ग रन में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहा है, स्केल बढ़ा रहा है, तो ही इज़ एंजॉइंग मोर इकोनॉमीज, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, स्पेशलाइजेशन ऑफ इनपुट है, डिवीजन ऑफ लेबर है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, कोऑपरेशन अच्छा है, हर कोई कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस हो रही। तो ये फर्स्ट हमें दिखाई देता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में हमें क्या दिखाई दिया, पहला कॉस्ट OA ग्रेटर देन, फिर AB रिड्यूस हो गया, फिर BC और रिड्यूस हो गया। तो यहाँ कॉस्ट धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं कॉस्ट कम हो रही, कॉस्ट कम हो रही यानी रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर बच्चों, ग्रेट सक्सेस। ये था फर्स्ट, दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जो मैंने नोट्स में बहुत इजीली आपको सेम इसी अंदाज में आपको प्रोवाइड किया। अब चलते हैं सेकंड स्टेज। अब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और आगे बढ़ी और आगे वो बढ़ता गया। अब जब लॉन्ग रन में वो अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को और एज पर द डिमांड चेंज कर रहा है, तो सेकंड जो आपको दिखाई देता है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी ऐसी भी स्टेज आती है, कभी कभी ऐसा फेज होता है जहाँ पे यू विल फील इट, आपको लगेगा कि मैंने इनपुट में 10% चेंज किया
तो जो आपका आउटपुट था वो भी 10% ही चेंज हुआ। आपने इनपुट 10% बदला तो आपका आउटपुट भी 10% चेंज हुआ, यानी उसमें भी इंक्रीज 10% ही हुआ। आपने इनपुट ज़्यादा बढ़ाए 10% तो आपका आउटपुट भी 10% हुआ, तो इक्वल इक्वल हुआ, तो उसे हम कहते हैं सेम। सेम हुआ यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो देखो डेफिनेशन बन गया फिर से इजी। तो देखो क्या कहेंगे, व्हेन गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन द इनपुट, जब आपने इनपुट के परसेंटेज को इंक्रीज किया तो इट विल लीड्स टू सेम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द आउटपुट। तो उसने सेम उसी लेवल पे आउटपुट के परसेंटेज को बढ़ाया। इसको क्या कहोगे बच्चों, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसी की तरह कुछ कॉजेज होंगे, इसके भी रीजंस होंगे, लेकिन रीज़न बहुत आसान है। यहाँ पे क्या था, हमने देखा था बहुत सारी इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ होगा मालूम है, इंटरनल इकोनॉमीज़ जो है वो इक्वल हो गया होगा एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। जितनी इंटरनल इकोनॉमीज़ उतनी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ बैलेंस, फिर जितनी इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ उतनी ही एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ फिर भी बैलेंस। चलो मतलब सेम इफेक्ट हो रहा है दोनों तरफ। या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, दे आर परफेक्टली डिविजिबल। अगर इस तरह का हमें कॉजेस मिलता है तो हमें क्या मिलता है बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ क्या है, व्हेन गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन द इनपुट लीड्स टू सेम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द आउटपुट, यानी आपने इनपुट को 10% से बढ़ाया तो आपका आउटपुट भी कितना बढ़ा बच्चों, 10% ही बढ़ा। जब ऐसा हमें दिखाई देता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब देखो इसको भी हम दिखा सकते हैं डायग्राम में, और जब मैं इसको डायग्राम में दिखा रही हूँ तो देखो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो रही थी बच्चों, प्रोड्यूस हो रही थी। अब मैं देखो फिर से सेम डायग्राम इसी तरह से ले रही हूँ, लेट्स सी। सेम मैंने एल शेप का यूज़ किया, वही सेम डायग्राम। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं दिखाऊंगी, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नाउ लेट्स सी। अब इसमें फिर से मैंने क्या दिखाया, एक्सपांशन पाथ, दैट इज 45 की एंगल से एक्सपांशन पाथ। ओके, अब सपोज मेरा जो कॉस्ट था पहले 100 यूनिट्स जब मैंने प्रोड्यूस किया तो IQ 100, ओके 100 यूनिट प्रोड्यूस किया तो कितना कॉस्ट आया, दैट इज OA बराबर। अब जितना कॉस्ट OA का था, जितना कॉस्ट OA का था उतना ही कॉस्ट सेम कॉस्ट जो था वो सेम वही कॉस्ट नेक्स्ट 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए IQ 200। जब उन्होंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया तो सेम कॉस्ट यहाँ पर भी फेस हुआ। देखो सेम कॉस्ट मैंने जितना लेवल यहाँ लिया उतना ही लेवल यहाँ लिया, तो यानी OA इज इक्वल टू AB। देखो कॉस्ट सेम है। आपके प्रोडक्शन को जब आप बढ़ा रहे हो, जितना आपने कॉस्ट इंकर किया OA यूनिट यानी 100 यूनिट पे, फिर से 100 यूनिट ज़्यादा बढ़ाया तो उतनी कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ी। यानी अगर पहले 100 यूनिट बनाने के लिए अगर हमारा 10,000 खर्चा हुआ तो दूसरे 100 यूनिट बनाने के लिए भी फिर से हमारा 10,000 का खर्चा हो, यानी कॉस्ट रिमेन सेम। फिर और अगर हमें ऑर्डर मिला तो और 100 यूनिट बनाने के लिए फिर से वी विल गेट द सेम फिगर यहाँ पे, यानी आपका थर्ड जब हम 300 पे लेके गए तो फिर से IQ 300, यानी यहाँ पे हमें क्या मिला, C। यानी फिर से जो आपका BC का लेवल है वो भी सेम, क्योंकि आपका जो कॉस्ट आ रहा है बच्चों वो फिर से सेम। देखो ये कॉस्ट सेम, यहाँ पे जितना था, यहाँ पे जितना था, यहाँ पे जितना था, इक्वल, ऑल कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC। जब हमें पूरा ये कॉस्ट का स्ट्रक्चर सेम मिले, इक्वल मिले, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी व्हेन इंक्रीज, जब आप अपने इनपुट के परसेंटेज को इंक्रीज करते हो और उससे हमें मिलता है ब्रिंग द सेम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द आउटपुट, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ओके बच्चों, तो ये भी आपका डायग्राम के साथ इजी हो गया। बस डायग्राम इज़ द मेन पार्ट। डायग्राम को आप ध्यान से देखो और बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ जैसे मैंने आपको आइडिया दिया,
जब हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न तो कॉस्ट रिड्यूस होगी, तभी तो रिटर्न इंक्रीज होगा। रिटर्न यानी प्रॉफिट, हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है लेकिन कॉस्ट कम। लेकिन कांस्टेंट रिटर्न में आपका जो कॉस्ट इंकर हो रहा है इट इज़ रिमेन सेम। तो जितने यूनिट्स आप बढ़ाओगे आपकी कॉस्ट सेम लेवल पे बढ़ेगी। ये है कांस्टेंट रिटर्न। थर्ड आते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लास्ट जो आता है वो डिक्रीजिंग रिटर्न। अब डिक्रीजिंग में क्या होता है, सपोज आपने इनपुट को बढ़ाया 10% से, ओके बच्चों, आपने इनपुट को बढ़ाया 10%, लेकिन जो आपका आउटपुट बढ़ा वो सिर्फ 5%। जब 5% आया यानी आपका यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन का कोएफिशिएंट है इट इज़ लेस देन 1, वो रिड्यूस हुआ। क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट कितना था, हमने 10% बढ़ाया, एटलीस्ट 10% तो आउटपुट बढ़े। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, वो इसके लिए होता है क्योंकि आपके उस बिजनेस एंटरप्राइजेस में, उस आपके प्रोडक्शन फंक्शन के उस प्लेस पे, आपके उस फर्म में क्या हो गया है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है सेट इन, बढ़ गए हैं ज़्यादा। यानी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है बिजनेस में, रिस्क जो है वो बढ़ गया है, इंक्रीज इन बिजनेस रिस्क वो बढ़ गया, प्लस काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ गया है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, सुपरविजन नहीं हो पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में इश्यूज़ हैं, या इंटरनल एफिशिएंसी जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रही है। सो मैनी लिमिटेशंस एंड लूप होल्स आर देयर। तो जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हो, इनपुट ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन आउटकम जो हमें मिल रहा है और जो हमें मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा है, कम आ रहा है, या आपके जो फैक्टर्स को आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल के बीच में वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये जब सब चीज़ें होती हैं तो क्या मिलता है बच्चों, दैट इज़ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब देखो इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। डेफिनेशन को अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें सिर्फ 1-2 वर्ड में चेंज है, बाकी पूरा डेफिनेशन से। देखो अब इस इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल को, डेफिनेशन को थोड़ा मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। देखो, व्हेन अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन द इनपुट, मैं इनपुट को बढ़ा रही हूँ, इट विल लीड्स टू इंक्रीज नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिक्रीज। यहाँ पे आपका परसेंटेज क्या हो रहा है, आउटपुट का डिक्रीज हो रहा है। व्हेन अ गिवन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द आउटपुट लीड्स टू डिक्रीज, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, डिक्रीज। डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ आउटपुट इज नोन एज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हो गया ना आसान। तो देखो डेफिनेशन भी इजी हो गया, आपका एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो भी बहुत इजी है। आपका प्रोडक्शन फंक्शन को किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं आपने समझ लिया। अब देखो डायग्राम में भी दिखा देते हैं कि किस तरह से जब डिक्रीजिंग रिटर्न होता है तो आपके प्रोडक्शन फंक्शन को किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है डायग्राम के थ्रू। चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो लेट्स सी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब इस डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में हम फिर से दिखाते हैं एक्सपांशन पाथ। ओके बच्चों, एक्सपांशन पाथ आया। अच्छा, उसमें हमने दिखा दिया फर्स्ट IQ 100, यानी आपका प्रोडक्शन का जो 100 यूनिट दिखाता है उसके लिए हमने कितना खर्चा किया, OA बराबर। लेकिन जैसे डिमांड आया दूसरे 100 यूनिट्स की, तो ये जो आपका प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट लगा था OA, उससे थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा हो गया, दैट इज़ IQ 200। तो देखो ये गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि ये गैप बड़ा है। लेट्स सी, देखो ये गैप बड़ा है लेकिन ये गैप छोटा है, इससे ज़्यादा बड़ा हो गया। यानी आपका जो OA है, OA इट इज़ लेस देन AB, उससे कम है, ये छोटा ये बड़ा। यानी जैसे 100 यूनिट और बनाए तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, और डिमांड आया तो और कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, दैट इज़ IQ 300। देखो ये C हो गया, तो देखो और आपकी जो कॉस्ट है और ज़्यादा आगे बढ़ने लगी, कॉस्ट बढ़ने लगी, यानी इट इज़ अगेन लेस देन BC। ये भी दिखाई दिया, कॉस्ट बढ़ने लगी है। यानी जैसे जैसे 100 यूनिट आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो, कॉस्ट पर यूनिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। जब कॉस्ट बढ़ रही है मतलब रिटर्न प्रॉफिट कम हो रहा है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग हमें दिखा रहा है। यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो उसके साथ साथ यू विल ऑब्जर्व इट कि आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, यानी रिटर्न कम हो रहा है।
ये क्यों हो गया है? क्योंकि आपके बिजनेस में, आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट में डिसइकोनॉमीज जो है वो एंटर हो गई, यानी सो मेनी प्रॉब्लम्स आ गए हैं। लेबर का प्रॉब्लम हो सकता है, मैनेजमेंट का इशू हो सकता है, टेक्नोलॉजी का इशू हो सकता है, बिजनेस में रिस्क ज़्यादा बढ़ गई है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया है। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन का लेवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल पे काफ़ी टफ हो गया है। जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर यू कैन अनेबल टू टैकल इट प्रॉपरली या एफिशिएंटली, देन देयर इज सम लॉस। तो वहाँ पे लॉस आने लगेगा, यानी यहाँ पे कॉस्ट ऑन द कॉन्ट्ररी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इस तरह से तीनों अलग अलग आपको बताने हैं कि आपका ये जो प्रोडक्शन फंक्शन जब हम लॉन्ग रन में डिस्कस करते हैं तो वो क्या है बच्चों? रिटर्न टू स्केल। ये जो रिटर्न टू स्केल है वो 3 टाइप्स का है। एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में हमने क्या देखा? अगर आउटपुट 10% है और आपका आउटपुट की क्वांटिटी 20% बढ़ती है तो वो इंक्रीजिंग। तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न जो है वो आपके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपने इनपुट को 10% बढ़ाया और आपका आउटपुट भी 10% बढ़ा तो कांस्टेंट रिटर्न। लेकिन आपका इनपुट 10% से बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट 5%, तो वो है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये हमने बता दिया, कॉजेज़ आपने बता दिए, डायग्राम बिकम्स वेरी इजी। इतना इजी क्वेश्चन, और वो भी मैंने इजीली आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है और बच्चे उसको इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बन गया आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, और उसके लिए कौन से कॉजेज़ हैं, क्यों कभी कभी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दिखाई देता है। ओके बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.